हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भूमिका में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधी कहानी की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल की घंटी को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली और भी ज़बरदस्त स्टोरीज आपको सबसे पहले मिलती रहें। हाँ, तो कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले कुछ वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स दिखाई जाती हैं। स्मगलर्स का बॉस लड़कों से कहता है कि आज कुछ अमेरिकन कस्टमर्स आने वाले हैं, 7 नंबर शेरनी को तैयार करो। दरअसल उनके पास रईस लोग शेर जैसे खतरनाक जानवरों के सर खरीदने के लिए आते हैं, ताकि अपने घर लौटकर वे अपनी बहादुरी के किस्से सुना सकें। अब बॉस का ऑर्डर सुनकर एक शख्स शेरनी को गोली से शूट कर देता है और गोली उसकी आंख में लगी, जिसके चलते शेरनी बेहोश हो गई। लेकिन शूटर्स को लग रहा था कि वो मर चुकी है। ऐसे में वे लोग इसे बाहर निकालने के लिए उसके पिंजरे में चले गए, लेकिन अंदर जाते ही शेरनी जाग गई और एक एक कर इन सब जल्लादों को मार डालती हैं। इसके बाद कहानी कुछ महीनों के बाद दिखाई जाती है। यहाँ हमें नजर आता है कि शिकारियों का एक ग्रुप जो गैर कानूनी तरीके से जानवरों की बॉडी पार्ट्स की तस्करी किया करते हैं। ग्रुप के लीडर का नाम है जलाम, जो कि एक बागी संगठन भी चलाता है। इन लोगों ने अपने पास कुछ लड़कियों को भी किडनैप कर रखा है। इन्हीं लड़कियों में से एक है एलिसिया विल्सन, जो कि गवर्नर की बेटी है, और गवर्नर साहब ने उसे बचाने के लिए कुछ किराए के जांबाज अमेरिकन सोल्जर्स को यहाँ भेजा है। टीम की लीडर है समांथा। बागियों का राज और उनका पता बताने में इन सबकी मदद कर रहा था पाता नाम का ये शख्स, जो पहले उन्हीं बागियों में से एक हुआ करता था। सभी फौजी अपनी अपनी पोजीशन लेकर रात होने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान उनके पास एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि तुम रात होने का इंतजार नहीं कर सकते, तुम्हें अपने मिशन को अभी अंजाम तक पहुंचाना होगा। मैसेज मिलने पर तुरंत मिशन शुरू कर दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से इन लोगों ने जिस रूम में फायर करना था उसकी बजाय गलत रूम पर फायर कर दिया, जिसके चलते जलाम और उसके लोग समझ गए कि कोई लड़की को बचाने के लिए आया है। इसलिए उन्होंने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन बावजूद इसके समांथा अपने 2 सोल्जर्स के साथ उस कमरे तक पहुंच जाती हैं जहां एलिसिया को कैद करके रखा गया था। लेकिन यहां आने पर उन्हें पता चलता है कि पिंजरे में सिर्फ एलिसिया नहीं बल्कि 2 और लड़कियां भी कैद हैं। अब समांथा कहती है कि हमें सिर्फ एलिसिया के पैसे मिले हैं, हम एक को ही ले चलते हैं। लेकिन उसके साथ ही एलिजा को 2 बची हुई लड़कियों पर दया आ गई। वो तीनों लड़कियों को बचाने की जिद करने लगता है। शुरुआत में तो समांथा मना करती हैं, लेकिन एलिजा के ज्यादा जिद करने पर वो मान जाती हैं और सब गाड़ी में बैठकर भागना शुरू करते हैं। जलाम और उसके गुंडे भी अपनी गाड़ियां लेकर उनके पीछे हो जाते हैं। चलती गाड़ियों में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, जिसमें जलाम के कई आदमी मारे गए तो समांथा के भी कुछ लोग जख्मी हो गए। कुछ देर चली फाइट के बाद समांथा की टीम को लेने एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन जलाम ने इसे एक मिसाइल से उड़ा दिया। आगे बढ़ते हुए समांथा की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए अब ये लोग आगे नहीं जा सकते थे। कुछ ही सेकंड्स में जलाम और उसके गुंडे यहाँ पहुंच गए और दोनों गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई। लेकिन कुछ ही देर में समांथा और उसकी टीम के पास गोलियां भी खत्म होने लगी। अब अंतिम रास्ता ये बचा था कि पीछे मौजूद नदी में कूदकर अपनी जान बचाई जाए। एक एक करके सब लोग छोटे से छलांग लगाना शुरू करते हैं। इसी बीच समांथा की एक साथी टीजे को गोली लग जाती है। समांथा उसे फटाफट साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन टीजे समझ चुकी थी कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए उसने यहीं रुककर जलाम और उसके साथियों को रोकने का फैसला लिया। इसके बाद एक एक करके समांथा और उसके साथी नदी में कूदकर भाग गए। इधर टीजे जलाम के लोगों से लड़ते हुए मारी गई। समांथा और उसकी टीम नदी में बहते हुए काफी दूर तक पहुंच चुके थे। सभी लोग किनारे पर पहुंचे और आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन एक लड़की जिसे उन्होंने बचाया वो कहती है कि अब वो आगे नहीं चल सकती क्योंकि वो बहुत थक चुकी है। लड़की जिद कर ही रही थी कि तभी एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और लड़की मारी गई। ये देख सब काफ़ी घबरा जाते हैं और फटाफट आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जलाम और उसके आदमी अब भी उनके पीछे पड़े हुए थे। आगे बढ़ते हुए ये लोग एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं, जहां पाता कहता है कि आज चांदनी रात है, अगर हमें छिपने की जगह नहीं मिली तो जलाम हमें बड़े ही आराम से ढूंढ लेगा और मार डालेगा। मैं जानता हूं जलाम कितना जिद्दी इंसान है। यहाँ से निकलकर सब लोग एक फार्म पहुंचते हैं। ये वही जगह है जहाँ फिल्म की शुरुआत में शेरनी ने उन तस्करों को मारा था, लेकिन अब ये जगह एकदम सुनसान पड़ी थी। सब लोग अंदर जाते हैं और मदद का इंतजार करते हैं, लेकिन स्ट्रगल के बीच उनका सैटेलाइट फोन खराब हो चुका था। माइक और पाता पहरा देने के लिए बाहर जाते हैं। समांथा और एलिजा सैटेलाइट कनेक्शन या रेडियो की तलाश में एक केबिन तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ कंप्यूटर्स और फोटोज दिखाई देती हैं, लेकिन लाइट ना होने के चलते ये उनके किसी भी काम के नहीं थे। यहां से निकलकर दोनों आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक पिंजरे के नीचे खोदी हुई जमीन दिखाई देती है। इस पर एलिजा कहता है कि शायद ये किसी बड़े चूहे ने किया होगा। इधर पाता के साथ पहरेदारी कर रहा माइक अपने नाइट विजन कैमरा से जंगल की तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। पाता उसे बताता है कि यहाँ पहले छोटे छोटे गांव हुआ करते थे और मैं भी उन्हीं में से एक का रहने वाला हूँ। जब बागी यहाँ आए तो सब लोग भाग गए, लेकिन मैंने भागने की बजाय उनके साथ काम करना पसंद किया। दूसरी तरफ समांथा और एलाइजा को एक कार मिलती है जिसकी सीट खून से लथपथ थी।
ये देख दोनों पासे में मौजूद एक गोदाम में पहुंचते हैं जहां शेरों की खालें लटकी हुई थी। समांथा पूछती है कि अब ये क्या है। एलिजा बताती है कि शेरों की खाल और हड्डियां ईस्टर्न मार्केट में काफ़ी अच्छे दामों पर बिकती हैं। तभी इन्हें यहाँ कुछ लाशें नजर आती हैं। असल में ये वही लोग थे जिन्हें उस शेरनी ने मारा था। लाशें देखने के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और समांथा थोड़ी ज़्यादा आगे चली जाती हैं। कुछ समय बाद जब वो एलिजा को देखने वापस पीछे आती हैं तो पाती है कि एलिजा खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा हुआ है और मारा जा चुका है। वो कुछ करती इससे पहले उसने देखा कि पास ही में झाड़ियों में एलिजा की हत्यारी शेरनी मौजूद है। समांथा शेर को देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर देती है और गोलियों की आवाज़ सुनकर सभी अलर्ट हो जाते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर बो फार्म से बाहर आता है कि तभी उसे एक हाथी नजर आता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बो के पीछे वो नरभक्षी शेरनी भी खड़ी है। बो ने फायरिंग तो की लेकिन इसके बावजूद भी शेरनी ने उस पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। बो की चलाई गोलियों की आवाज़ सुनकर जॉय बाहर आता है जिसे बो बताता है कि यहाँ एक शेरनी है। तभी समांथा और माइक यहाँ आते हैं। समांथा कहती है कि शेरनी एलिजा की जान ले चुकी है। बो की किस्मत अच्छी थी कि ये जिंदा है। इसके बाद ये लोग बो को अंदर लेकर आते हैं और उसके जख्मों पर पट्टी करते हैं। दूसरी तरफ जलाम इन्हें ढूंढते हुए इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। समांथा और अन्य सब लोग परेशान थे क्योंकि अब ये लोग आगे कुआ पीछे खाई वाली सिचुएशन में फंस चुके थे। एक तरफ जलाम इनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा था तो दूसरी तरफ वो नरभक्षी शेरनी जो बाहर निकलते ही उन पर हमला करने को बेताब थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो ये कि कैसे भी करके यहाँ से एक जनरेटर ढूंढा जाए ताकि रेडियो ऑन किया जा सके और बाहर से मदद बुलाई जा सके। सब लोगों को बातचीत के दौरान पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 6 गोलियां ही बची हैं। ये देखकर पाता कहता है कि इन गोलियों से शेरनी को कुछ नहीं होगा। समांथा कहती है कि तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो, जिस पर पाता बताता है कि हमारे यहाँ मसाई जनजाति की एक परंपरा है जिसके अंतर्गत जब कोई लड़का एक शेरनी का शिकार करके जिंदा लौटेगा तभी उसे असली मर्द का दर्जा दिया जाएगा। माइक बीच में ही उछलकर बोलता है कि क्या तुमने भी ये खतरनाक काम किया है। पाता कहता है कि हाँ मैंने किया था, लेकिन अंत में मुझे किसी निर्दोष बेजुबान की जान लेना ठीक नहीं लगा तो मैंने शेरनी को छोड़ दिया। इस पर समांथा पाता की तारीफ करती है। इसके बाद ये सब पहरेदारी शुरू कर देते हैं। माइक एक टावर पर चढ़ जाता है ताकि अपने नाइट विजन कैमरे से आसपास की हाल सबको बता सकें। जॉय और समांथा जनरेटर ढूंढने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी माइक उन्हें रोक देता है क्योंकि उनके ठीक सामने शेरनी थी। वो इसके आगे कुछ और बताता है इससे पहले उसका कैमरा बंद होने लगा। हालांकि कैमरा कुछ सेकंड्स में ही चालू तो हो गया, लेकिन तब तक शेरनी गायब हो चुकी थी। अब अपने एकदम करीब शेरनी की मौजूदगी जानकर समांथा और जॉय के पसीने छूटने लगे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ देर चलने के बाद उन्हें खुशकिस्मती से एक जनरेटर मिला और उसके पास में एक फ्यूल कैनिस्टर भी मिल गया। जॉय ने जनरेटर में फ्यूल डाला और इसे चालू करने लगा। दूसरी तरफ माइक कैमरे में गड़बड़ी चेक कर रहा था तो इसके सेल टावर से नीचे गिर गए। सो माइक इन्हें उठाने के लिए टावर से नीचे उतरता है, लेकिन सेल उठाकर जैसे ही उसने कैमरा देखा वैसे ही शेरनी ने उस पर हमला बोल दिया और माइक की जान भी चली गई। यहाँ माइक की मौत हुई और वहाँ समांथा और जॉय जनरेटर को चालू करने में कामयाब हो जाती हैं और लाइट आ जाती है। इधर पाता देखता है कि शेरनी ने माइक को मार डाला है और वो इस बारे में सबको बताता है। समांथा जनरेटर ऑन करके सीधा रेडियो के पास पहुँचती है और स्टेशन से संपर्क जोड़कर उन्हें बताती है कि गवर्नर की बेटी हमारे पास सुरक्षित है, लेकिन जलाम और उसके आदमी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमारे कई साथी भी मारे जा चुके हैं। हमें तुरंत मदद की ज़रूरत है। लेकिन जवाब आता है कि तुरंत मदद नहीं मिल सकती, इसलिए तुम्हें सुबह तक का इंतज़ार करना होगा। समांथा ये सुनकर निराश हो जाती है, लेकिन उसके पास सुबह होने तक का इंतजार करने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसी दौरान पाता सब लोगों को बताता है कि एलिसिया को फिरौती के लिए नहीं बल्कि इसलिए किडनैप किया गया था ताकि जलाम इस पूरे इलाके में हुकूमत चला सके। टेसा को पाता पर शक होता है, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। पाता कहता है कि मैं पहले उसी ग्रुप का मेंबर था। टेसा फौरन गन उठाती है और पाता पर तान देती है, लेकिन समांथा उसे रोक देती है। इस पर टेसा सबको एलिसिया की पीठ दिखाती है और कहती है कि ये देखो उन जानवरों ने हमारे साथ कैसा सलूक किया, तुम भी उन्हीं के साथ होना। इस पर पाता कहता है कि मैंने बचपन में उस ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन जब उसने इसे छोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी दी, इसलिए उसे जबरन वहाँ रहना पड़ा। जिसकी कुछ समय बाद अंत में मैंने पूरी तरह से परेशान होकर उन्हें छोड़ने का पक्का फैसला ले ही लिया, लेकिन मेरे ऐसा करते ही उन जल्लादों ने मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। जिस पर टेसा कहती है कि उन्होंने मेरी आंखों के सामने भी मेरे पूरे परिवार को मार डाला था। ये सुनकर पाता रोने लगता है और बाहर पहरा देने के लिए चला जाता है। इधर जलाम भी अब यहाँ पहुँच चुका था। पाता को जैसे ही उसकी भनक लगी तो वो भागता हुआ अंदर सबको इसकी खबर देने पहुँच गया। इसी बीच अचानक हम जॉय को देखते हैं जो खुशी से आता है और कहता है कि देखो मुझे गन मिल चुकी है।
लेकिन तभी वो शेरनी उस पर हमला कर देती है। यह नज़ारा देख सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। बाकी सब तो भाग गए, लेकिन शेरनी ने समंता को घेर लिया। वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी एक जोरदार विस्फोट होता है और शेरनी घबराकर भाग जाती है। ये विस्फोट जलाम के लोगों ने किया था। इधर जॉय जख्मी था, लेकिन अभी भी हारा नहीं था। उसने अपनी बंदूक से जलाम के एक आदमी को मार गिराया और समंता उसकी गन उठाकर अन्य लोगों पर फायरिंग शुरू कर देती है। थोड़ा रास्ता साफ हुआ तो समंता सीधे एलिसा के पास गई, जहां उसे पता चला कि टेसा तो यहाँ है ही नहीं। टेसा असल में नीचे मौजूद तहखाने में छिपी बैठी है, लेकिन दो लोगों ने उसे पकड़ लिया और मारने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी समंता यहाँ पहुँच गई और उसकी जान बचाने में सफल रही। ऊपर बैठा जॉय बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद भी जलाम के आदमियों से डटकर लड़ रहा था। इधर समंता की गोलियां अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी पाता आकर उसे गोलियां दे देता है। इसी दौरान एक आदमी एलिसा को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार एलिसा ने हिम्मत दिखाई और उस आदमी की जान ले ली। लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि पाता अचानक गुस्से में इतना ज्यादा लाल हो गया कि मानो अभी फटने ही वाला है। दरअसल पाता का सामना जलाम के आदमी मसाक से हुआ था और यही वो शख्स था जिसने पाता के घर वालों की जान ली थी। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन मसाक पाता पर भारी पड़ रहा था। वो पाता की जान लेने ही वाला था कि तभी समंता उसके पैर पर गोली मार देती है। मौके का फायदा उठाते हुए पाता ने मसाक को मार डाला और इसी के साथ उसका बदला भी पूरा हो चुका था। अपना बदला लेने के बाद खून ज़्यादा बहने के चलते पाता की भी जान चली गई। इधर बॉ और जॉय बुरी तरह से जख्मी हालात में जलाम के आदमियों द्वारा पकड़ लिए गए, लेकिन इससे पहले कि लोग इन दोनों को मारते वो शेरनी यहाँ पहुँच गई, जिसने जलाम के तीनों आदमियों की जान ले ली। बॉ जॉय के पास बैठा अपनी आखिरी सांस लेता है। दूसरी तरफ समंता जलाम के दर्जनों लोगों को अकेली मार चुकी थी, लेकिन तभी जलाम ने टेसा को पकड़ लिया और उसके गले पर चाकू रखकर समंता से कहता है, बता एलिसा कहाँ है। समंता देख लेती है कि शेरनी गोदाम की तरफ जा रही है, इसलिए समंता ने तुरंत प्लान बनाया और जलाम को कहा कि रुको, मैं एलिसा को लेकर आ रही हूँ। इधर हम देखते हैं कि जॉय अपने पीछे के कमरे में शेरनी के बच्चों की आवाज़ सुनता है। समंता ने एलिसा को ढूंढा और सबको अपना प्लान समझाया। इसके बाद समंता जलाम के पास वापस गई और कहने लगी कि एलिसा गोदाम में है, चलो मेरे साथ। जलाम मान गया और उसके पीछे पीछे गोदाम में घुस गया। समंता और जलाम जैसे ही गोदाम के अंदर घुसे तो टेसा ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कोने में खड़े जलाम को पता चलता है कि शेरनी उसके कुछ ही कदम दूरी पर है। वो कुछ कर पाता इससे पहले शेरनी ने उस पर हमला बोल दिया और जलाम मारा गया। अब शेरनी समंता पर हमला करने ही वाली थी। क्लाइमेक्स सीन पर डिस्टर्ब करना फेयर तो नहीं है, लेकिन बताना चाहूँगा कि कहानी अगर पसंद आई तो आप उस लाइक बटन को भी दबा सकते हैं, इससे हमें भी कुछ अच्छा फील हो जाएगा। हाँ, तो शेरनी समंता पर हमला करने ही वाली थी कि तभी बाहर से शेरनी के बच्चों की आवाज़ आती है। ये सुनकर शेरनी ने समंता को छोड़ सीधा दरवाजे पर हमला किया और अपने बच्चों के साथ शांति से जंगल की तरफ चली गई। इसी के साथ हमें ये भी समझ आता है कि शेरनी ने असल में इतने इंसानों की जान क्यों ली। वो तो बस अपने बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रही थी और ये वही 7 नंबर वाली शेरनी थी जिसकी आंख में गोली लगी थी। उस समय सभी इंसानों को मारने के बावजूद भी वो यहाँ से नहीं गई, क्योंकि उसके बच्चे अब भी यहाँ कैद थे। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ तो मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी पहुँच जाता है और इसी के साथ हो जाती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। उम्मीद है स्टोरी आपको पसंद आई होगी और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम था रॉक, जो कि साल 2020 के दौरान रिलीज़ हुई। वहीं बात करें रेटिंग की तो फिल्म को IMDb पर 10 में से 4.1 स्टार्स मिली। आपके हिसाब से फिल्म को 10 में से कितने स्टार्स मिलने चाहिए, आप हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।